सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, नून लीग टूट फूट का शिकार, मरियम नवाज सियासी उड़ान को तैयार, कीमती अराजी पर कब्जे का मामला, मीर शकीलुर रहमान की एक और पेशी, कोरोना की जारी दहशतगर्दी, अवाम खौफजदा, मार्केट में मंदी, स्टील मिल बंद, तनख्वाहें जारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी ज़र्बकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है आज। जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 54 कनाल का प्लॉट, बल्कि ये कहा जा सकता है कि 54 प्लॉट्स थे जिसका ये मामला है और 34 साल पहले का कहा जा रहा है कि किस्सा है। लेकिन उसके बाद किस तरह से ये इनकी मलकियत में आता चला गया और मियां नवाज शरीफ साहब ने किस तरह ये इनको पेश किए थे ये प्लॉट, अब ये सारी तहकीकात हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि नैब ने जब गिरफ़्तार किया है इन्हें तो उस वक्त धमकियां भी दी गई मीर शकीलुर रहमान की जानिब से कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत ताकतवर आदमी हूँ। और इनके ख़िलाफ़ गद्दारी, मज़हब की तौहीन और टैक्स चोरी, इसके मुकदमात रहे, लेकिन कभी किसी की जुर्रत नहीं हो सकी कि इनको गिरफ़्तार कर सके। लेकिन आज ये अनहोनी हो गई। ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी है, कितना बड़ा काम हुआ है, इस बात का अंदाज़ा इससे भी आप लगा सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा काफ़ी अरसे के बाद जब घर से निकली हैं तो गई हैं अगर शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब के पास, तो बाकायदा बड़े ख़ास तरीके से कवरेज दी गई। जगह जगह रुक कर वो बाकायदा अपने शॉट्स देती रहीं कि जनाब इस चैनल को मिल जाएं। और अब उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि ये बहुत गलत हुआ है, नैब ने किस तरह गिरफ़्तार किया, ये तो आज़ादी इजहार राय पर ये तो बहुत बड़ी कदगन लग गई है, इन्होंने मीडिया को अब यरगमाल बनाने की कोशिश की है और इस तरह की बहुत सी बातें कही जा रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिसने भी दरख्वास्त दी, जिस सहाफ़ी ने दरख्वास्त दी मीर शकीलुर रहमान के ख़िलाफ़ और उस पर ये फिर गिरफ़्तारी हुई है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये बाकायदा एक तरह से धमकी आमेज़ बातें कही जा रही हैं और टेलीविज़न पर चलाई जा रही हैं। इसी हवाले से आज हम सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ है असद खरल साहब। खरल साहब, ये अब ये भी आ गई है ख़बर कि FBI भी तहकीकात कर रहा है। आप इस हवाले से कहते रहे, सारे सबूत आप लेकर आए। ये जो अब कहा जा रहा है कि जिस साफ़ी ने दरख्वास्त दी उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे, और फिर उनका ये कहना कि मैं ताकतवर हूँ, नैब को सीधा कर दूँगा, तो अब वो खबरें तो नैब के ख़िलाफ़ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बाकायदा टारगेट कर लिया गया है नैब को। और हर मीडिया हाउस में ज़रूरत नहीं है, आप यकीन करें, आप स्क्रीन्स देख लें, अभी जो मेरे नाजरीन हैं हमें जो देख रहे हैं, आप देखें ज़रा कि कौन कौन सा चैनल है ज़रूरत कर रहा है कि ये खबर चला सके। किसी में ज़रूरत ही नहीं हो रही। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि 34 साल हो गए और ये बात सबके सामने थी। मैं खुद उस इलाके का रिहायशी हूँ। 54 कनाल का वहाँ प्लॉट हो ही नहीं सकता। सरकारी स्कीम में 1 कनाल या बहुत ज़्यादा हो तो 2 कनाल का प्लॉट होता है। 54 कनाल का प्लॉट कैसे किसी को दे दिया गया? खरल साहब, ये तो मुझे बता दें। मामला ये है कि जो 2-3 चीज़ें आपने की। एक तो ये आपने बताया इस तरह इंट्रो में कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला एक ताकतवर जो शख्स है वो कानून की गिरफ्त में आया, और फिर एक मीडिया मालिक जो है वो कानून की गिरफ्त में आया। और जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा जिसने दरख्वास्त दी है हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं है कि वो उसका नाम तो लें ज़रा। उसका नाम लेने की ये जुर्रत नहीं कर सकते, ना अपने अखबार में ना अपने चैनल पे। और चैनल या अखबार ये तो एक पकौड़े बेचने वाला अखबार, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं रह गई, और चैनल को मैं डब्बे से ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज जिस तरीके से वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है, क्या एक मीडिया मालिक को ये इख्तियार हासिल है कि वो लूट मार करे, वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, वो हुक्मरानों से ब्राइब ले, अरबों रुपए की राज़ी ले, इलीगल काम करवाए, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करे? क्या वो आज़ादी सहाफ़त के लिए कर रहा था सब कुछ? क्या वो वर्कर्स को उनके लिए कॉलोनी बनवा रहा था? क्या इस प्लाट जो बेनिफिट उसने लिया
क्या इसका उसने जो आगे बेनिफिट मुंतकिल उन साफियों तक किया? क्या उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा था? एक बंदा एक हुक्मरान को ब्लैकमेल करता है। उस वक्त 1986 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते हैं और 1981 के अंदर ये ज़मीन एक्वायर हो जाती है जौहर टाउन वाला स्कीम। तो 86 के अंदर वो इंतकाल नहीं हो सकता। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1854 के तहत उसके तहत जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसकी सेक्शन कि आफ्टर एक्विजिशन जो है वो आप इंतकाल नहीं कर सकते। उसके बाद नियाज बेग का रकबा इधर चले आ गया, ठीक है। उसके बाद बेल्टिंग होती है एक एक कनाल प्लाट की, 54 कनाल का प्लाट आपने ले लिया। फिर उसमें 2 गलियां तकरीबन 3 कनाल जगह वो बन जाती है। पूरे बाजार, एक घर नहीं, 2 नहीं, दर्जनों घर जो है उनके रास्ते बंद कर दिए गए। क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? क्या ये इसको आज़ादी सहाफ़त पे हमला कहेंगे? ये तो आपने उन लोगों के राइट्स के ऊपर हमला किया, आपका इन्फ्लुएंस था। फिर 2016 में भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। 86 में ये कहानी शुरू होती है और 2016 तक अपने अंजाम तक पहुंचती है जब ये अपने नाम पे हदायतुल्लाह और हाकम जो है उससे अपने नाम और अपनी फैमिली के नाम ये ज़मीन कराते हैं। अच्छा, पहले बेनामी रखी हुई थी? बेनामी रखी हुई थी। बेनामी अच्छा, एक नहीं है और बहुत सारी बेनामी है। अब तो खाते खुलेंगे। अच्छा, मैंने उस दिन कहा था ये बोल न्यूज़ को एजाज हासिल है कि मीडिया इंडस्ट्री का जो करप्ट बंदा फ्रॉडिया हो तो उसको भी एक्सपोज कर सकता है, तो वो बोल करता है। और मीडिया मालिक भी अगर गलत काम करेगा तो उसको एक्सपोज करता है, तो वो भी बोल करता है। सर धमकियां दी जा रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और आज मैं आपको लाइव बता रहा हूं, धमकाया जा रहा है, खिलाफ खबरें। आज बोल न्यूज़ ने भी अगर बात की है इस कदर, तो आपने सब चैनलों को कहा ना। जी जी। तो ARY न्यूज़ ने भी बड़ी जबरदस्त उस पर कवरेज की है। जी जी, उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। देखिए ये हमें अलहदा रखनी चाहिए चीज़। ये आज़ादी सहाफ़त के साथ इसको नथी, अगर मीडिया, जब तक मीडिया इस मामले में खुल के सामने नहीं आएगा तो ये गुडमुड करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हमेशा नहीं करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ 92, उसके बाद दुनिया ने पहले भी कवरेज की, ARY ने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की, बोल न्यूज़, हमने तो ये मामला उठाया। और ये जो कह रहे हैं ना कि जो दरख्वास्त इसने दी है, आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? आपके ऊपर इतने केसेस अभी आने हैं, अभी इतने आपके मामला खुलने हैं। मैंने उस दिन आपको कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आप देखते जाइए होता आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको आज तक पकड़ा ही नहीं था। और आज जो आप धमकियां लगाते रहे, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं, उन खराज तहसीन भी पेश करता हूं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, नायब की जो खातून जो आईओस थी, अच्छा, और जो वो अफसरान थे, उनकी सब्र की जो इंतहा थी, आज पेशेंस की इंतहा थी। जिस तरीके से एरोगेंस थी, जिस तरीके से उनको धमकियां लगाई, यानी उनके दफ्तर में खड़े होके इन्होंने कहा मैं आपको सीधा कर दूंगा, मैं देखता हूं आप रहते कहां हैं। क्योंकि मीर साहब ऐसे करते रहे हैं। मीर साहब ने बतौर टूल सहाफत को इस्तेमाल किया है, ब्लैक मेलिंग के लिए इसको। ये वही मीर साहब है ना जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा होकर कहते थे फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ये मेरा कारोबार है और जहां से मुझे मुनाफा होगा मैं वो काम करूंगा। तनख्वाहें दे नहीं रहे, आप गाड़ी देख रहे हैं, कितने करोड़ रुपए की गाड़ी में आए, तनख्वाहें नहीं दे रहे। और अगली बात सुन ले, इन्होंने इसको आजादी सहाफत से किस तरह पे डॉक्टर साहब बात करें क्यों जोड़ने की कोशिश की। रिसेंटली इनको एक वफद मिलने गया साफियों का, उनका जनाब हमारी वो तनख्वाहें 2-3 महीने की हो गए हैं तो वाजबात हमारे वो दे दिए। उनका बिल्कुल मैं आपको वाजबात दूंगा, वो जो जौहर टाउन वाली प्रॉपर्टी में बेच रहा हूँ। यानी उनको इन्वॉल्व कर दिया, स्टेक्स ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगा दी। फिर अगली बात 5 मार्च को इनको नैब, हाँ यही मैं, ये इससे बड़ी बदमाशी और दीदा दिलेरी क्या है कि नैब एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी इंक्वायरी कर रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है जी जी। और आप अपने अखबार को फिर आजादी सहाफत इसमें की कहां से आ गया उसको इस्तेमाल करते हैं और उस प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर देते हैं। फिर इन्होंने जब इनको बुलाया 5 मार्च को 10 बजे के बजाय 3:05 पर पहुंचे और 4:45 पर वहां पे रहे। इनका बेटा और बेटी साथ थे, नैब ने उनको भी अलाउ कर दिया, 3 लोग और ले गए। तो मामला ये है, नैब ने सिर्फ ये इनसे पूछा था कि भाई ये चीजें हैं, आप सवालों के जवाब दे। उस दिन भी इनका रवैया बड़ा अग्रेसिव था, आज भी उसामा साहब नैब इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था, नैब का बिल्कुल प्लान नहीं था। अच्छा, नैब बिल्कुल इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। इन्होंने नैब को जिच किया है, नैब को मजबूर किया है, नैब के अफसरान को दीवार के साथ उनको धमकियां, थप्पड़ नहीं मारे, गालियां, तकरीबन उन्होंने जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, जो तमकाना अंदाज था, वही जो जजेस के बारे में था, बदतमीजी थी, वही जो सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने जब बाहर आए तो उनका ये तो मेरा कारोबार है। और एक बंदे ने कहा जज साहब ने, कहते जज साहब ने
सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़ी होके उन्होंने जो खड़े होकर ज़बान इस्तेमाल की उसामा साहब, मैं वो दोहरा भी नहीं सकता। वो इस हद तक ये एक बंदे की यार, और कितने केस इनके ऊपर हुए, कितनी इंक्वायरीज हुई, मुझे ये बताएं 98 का क्या मामला था। एक टैक्स चोरी के नोटिस इनको आता है तो ये जनाब आज़ादी सहाफत पर हमला करके मौजूदा उस वक्त की जो हुकूमत थी उनकी कब्रें बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर यूनियन को बीच में, यही जंग अखबार डोगर सब काम करते रहे, यही जंग अखबार जब इन अपना मसला ना हो तो प्रेस क्लब और यूनियन खबर ये कहते नहीं हमारी पॉलिसी नहीं लगाते। जब आपने आती है सहाफत के ऊपर नहीं, जब अपनी जात के ऊपर आता है मसला, जब जात के ऊपर टैक्सों का मामला हो, ये ब्राइब का जो एक गिफ्ट इनको या जो जिस तरीके से ली, अब मुझे ये बताएं इन्होंने अगर खरीदी है, ये कहते हैं प्राइवेट पार्टी से खरीदी है, जो इनको रायतें मिली हैं, जो वेवर्स मिली हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने दी, जो अच्छा, दी, यहाँ कनेक्शंस भी इलीगली लगे, मतलब आउट ऑफ बिजली, गैस, पानी, सड़कें, पता नहीं क्या क्या, वहां पे डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन बन गए, लोगों के रास्ते और बाजार बंद कर दिए गए। वहां पे तो एक चौवन कनाल और नहर के ऊपर अरबों रुपए की अराजी है। मुझे ये बताएं कि ये सारा जो कुछ हो रहा था, अच्छा क्या ये आजादी सहाफत इसको कहेंगे? क्या आप पूरा चैनल और अखबार आप इस्तेमाल कर रहे हैं? किस एक नहीं कई अखबार, एक बंदे के लिए, एक बंदे के लिए आज पूरी उनकी टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया देख लें, उनके जो तनख्वाहदार लोग हैं, अच्छा उनका चैनल, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, अखबार देख लें, आपको एक एक चीज का पता है। ये बताएं कि इसके अंदर आजादी सहाफत कहां से आ गई? अच्छा ये तो बर्बादी सहाफत कर रहे हैं आप। सही। बाबर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाबर डोगर साहब, अब ये कहा जा रहा है कि FBR भी तहकीकात कर रहा है, बेनामी जायदादों के बारे में भी पता चल रहा है, और इनके पास इतनी जायदादें हैं कि वो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की हुई, और एसेट बियॉन्ड मींस का केस इनके ऊपर भी बनता है। हालांकि वो जाहिर है गाड़ी भी उनके पास देखें आप, उनका बंगले देखें, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुल्कों में उनकी प्रॉपर्टीज़, इस सब के बावजूद क्या नैब ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा? ये मीडिया का दबाव और पूरा इदारा, क्योंकि आज से पहले हो नहीं सका, बहुत सी अदालतों ने नोटिस भेजे, जिस तरह गद्दारी, तौहीन मज़हब, टैक्स का सबको पता है कि टैक्स चोरी का, लेकिन कुछ हो नहीं सका। उसामा साहब, मैं अभी मीर शकीलुर रहमान साहब का जो चैनल है उसको देख रहा था, वहाँ पर ऐसे हाहाकार मची हुई थी कि मैं देख के हैरान रह गया। यानी कि वो रिपोर्टर जो अपने आप को बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर समझते हैं या कहलाते हैं, वो रोना पीटना उन्होंने डाला हुआ था कि जैसे पता नहीं आज़ादी सहाफत पर कितना बड़ा हमला हुआ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ इन तमाम जर्नलिस्टों से कि अगर ये केस गलत है, जो नैब ने 26 सवालनामा पूछे थे उसके जवाब दे दें, अपने चैनल पर ही दे दें, बता दें, सारी डिटेल दे दें। जो नैब पूछ रहा है, मैंने वो सारे 26 के 26 सवाल पढ़े, वो बड़े बेसिक नोयत के हैं, बेसिक नेचर के हैं, बड़े इब्तदाई इल्म चीजें हैं। जनाब वो हिदायत अली साहब के नाज़रीन के लिए अगर इनके पास नहीं, मेरे पास पढ़े हैं ये 26 सवाल के। जनाब मसला ये कि मोहम्मद अली साहब जिनसे ये जो आपने लैंड लिया कि आप मोहम्मद, ये है जी मोहम्मद अली सन ऑफ मतलूब अली, क्या इनसे आप कभी जिंदगी में कभी मिले, कभी इनके बच्चों से मिले? ये कहाँ पर रहते थे, इनका पता क्या है? कभी आप फिर इसका इस पे ये है कि जनाब हिदायत अली साहब जो हैं, जिन्होंने आपको अपनी जो है प्रॉपर्टी जो है उसका जिन्होंने आपको वो बना दिया, सारा GPA बना दिया, क्या आप उनसे कभी मिले? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसकी 86 से लेकर 2016 तक चलता रहा मामला, कनाल प्रॉपर्टी की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास थी, कभी आप उससे भी मिले? और ये वो कहाँ पर रहता है? 34 साल तक पावर ऑफ अटॉर्नी रही है इनके पास। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने बाद में अपनी बीवी और बच्चों के नाम ट्रांसफर की, अपने नाम भी अपने नाम और बीवी और बच्चों के नाम ट्रांसफर की। फिर कहते हैं जिस शख्स से ये कभी मिले ही नहीं, शुरू हो गया, जिस शख्स को कभी देखा ही नहीं, जिस शख्स के बारे में ये जानते ही नहीं है, और उसकी जनरल पावर अटॉर्नी चौवन कनाल की ये लेके फिर रहे हैं। फिर मसला ये कि LDA जो है, LDA ने 15 प्लॉट से ज्यादा तो वो एग्जाम्प्ट कर ही नहीं सकता। 15 से आपके 54 प्लॉट किस तरह से एग्जाम्प्ट कर दिए? और प्लॉटों के इर्द-गिर्द कितनी गलियां, सड़कें होती हैं, कोई भी सरकारी जो सड़कें आई हैं, उसमें जो सड़कें आई हैं, कुछ 4 कनाल जगह वो बनती है, क्या उसकी आपने एडिशनल पेमेंट की है? सर सारे बेसिक सवालात हैं। ये जितने जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ना, ये इसका जवाब देते हैं। ये एक बंदा जिसके पास मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है एक बंदे की 54 कनाल अराजी की,
तो और मैं उससे कभी मिला ही नहीं, मैं उसको जानते ही नहीं हूँ, मुझे यही नहीं पता वो रहता कहाँ पर है, मुझे यही नहीं पता कि वो कौन है। ये भी पूछा गया कि आप यही बता दें वो कौन है, कभी आप उससे मिले हैं, कभी आपने उससे बात की है, वो कहाँ पर रहता है, वो जिंदा है मर गया है, कुछ पता है। फिर वो पावर ऑफ अटर्नी आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। वो 54 कनाल की राजी है, 54 कनाल की राजी की एग्जेम्पशन आपको किसने दे दी, किस तरह से मिली, किस बंदे के थ्रू मिली, कोई एक सवाल का जवाब। उसामा साहब, जब आप इन 26 सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब ना दे सकें और जवाब के तौर पर आप LDA के जो नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे कहें कि मैं तुम्हें मुकाम इबरत बना दूंगा, मुकाम इबरत बना दूंगा, तुम लोग जिंदगी बचाते फिरोगे। डॉक्टर साहब, माजी में वो गालियां दी गई हैं, गालियां दी गई हैं उनको। ऐसा करते रहे आपके सामने। वो एक केस लेके गए चेयरमैन नैब, उस वक्त फसी बुखारी, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में मौजूद है, वो भी सुनाऊंगा। फसी बुखारी साहब की अपने ज़बानी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मिनिस्टर वाली नहीं जो बाद में आई नहीं थी, मेरे पास मौजूद है। फसी बुखारी साहब के पास ये गए, इन्होंने कहा जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वो ये जहांगीर सिद्दीकी को साथ ले गए, इन्होंने कहा जी ये एक बैंक लेना चाहते हैं तो इनको आप बैंक लेके दें, गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला ले। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया, यासीन गालमन थे उस वक्त, और मोहम्मद अली SCCP के चेयरमैन, उनको भी बुला लिया। उन्होंने कहा जी आप इनके जो जहांगीर सिद्दीकी इनके समझी इनको बैंक क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा जी SCCP के चेयरमैन को पूछा, मोहम्मद अली को, तो उन्होंने कहा जी इनके ऊपर तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पहले भी इनके जो मामला आते हैं। स्टेट बैंक ने कहा जी SCCP रेगुलेटर है, वो हमें NOC नहीं देगा तो हम देंगे। HPFC बैंक जो था, जी मीर शकील रहमान ने वहां पे धमकी दी। उन्होंने कहा चेयरमैन नैब को, SCCP के चेयरमैन को और गवर्नर स्टेट बैंक को कि आपको मैं नहीं रहने दूंगा। धमकी देकर निकले। फसी बुखारी को उन्होंने तब्दील खत्म करा दिया, कौन सी ओहदे से हटवाया, सुन ले, ओहदे से हटवा दिया उनके समझी का गैर कानूनी काम ना करवाने पे, ये करने पे, उसमें अलाकार ना बनने पे। SCCP के चेयरमैन मोहम्मद अली, उसका लेटर भी मौजूद है, नवाज शरीफ और SCCP ISA के DG को भी लिखा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर को भी, कि ये शकील नवाज शरीफ के दौर में होता रहा, मैं बताता हूं। उनको हटवा दिया ओहदे से। फिर उसके बाद यासीन के बारे में गाड़ी का इशू उठाया। इनके अपने जो तनख्वाहदार जो मुलाजम है, रिपोर्टर का काम ये नहीं होता कि वो आलाकार बन जाए, उसके जरिए खबरें लगवा के, फिर उस वक्त अदालतों के जरिए, अखबार के जरिए इन्फ्लुएंस करके तीनों ओहदेदार, चेयरमैन नैब का ये बयान है, उसने कहा ये इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने तीनों बंदों को धमकी दी और तीनों को आपने उधर से हटवा दिया। अच्छा, फिर तो नहीं ऐसा होगा बाबा साहब, अब तो नैब चेयरमैन रह सकेंगे। मुझे एक बात, मैंने आपको उस दिन प्रोग्राम में भी कहा था डॉक्टर साहब, आपकी उस दिन भी कहा था, आपने कहा ये क्या पकड़े जाएंगे, क्या नैब इनको फेस कर लेगा? मैंने क्या कहा था? मैं कहा कानून अपना रास्ता बनाएगा और ये गिरफ्त में आएंगे। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, एक साबका प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया, साबका वजीर आला पकड़ा गया, बल्कि 2 साबका प्राइम मिनिस्टर पकड़े गए, साबका वजीर आला पकड़ा गया, उसके बाद साबका सदर पकड़ा गया, बेतहाशा मिनिस्टर पकड़े गए। क्या ये उनसे भी पावरफुल है? क्या ये उनसे भी ताकतवर है? उन्होंने तो नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को इस तरह की धमकियां नहीं दी, उन्होंने तो इस तरह की गालियां नहीं दी। वो सवालों के जवाब दे सके या नहीं दे सके ये एक अलहदा कहानी है, लेकिन उन्होंने नैब एहलकारों को इस तरह से थ्रेट नहीं किया, इस तरह से उनको बुरे अंजाम की धमकियां नहीं दी जिस तरह से ये आज दी गई हैं। ये खल साहब सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि नैब का व्यू बहुत लीनियंट था, लेकिन जिस तरह से आज जितना तकब्बुर था, गुरूर था, और जिस तरह से ये सारे इशू को उन्होंने जिस तरह से उनको गालियां दी और उनको ये सारा कुछ किया, और सवाल किसी एक सवाल को जवाब, सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है कि हैव यू एवर मेट मोहम्मद अली? मोहम्मद अली जो कि मतलूब अली का मैं डॉक्टर साहब तर्जमा इसका पढ़ दूं नाजरीन के लिए। उसामा साहब ये 26 सवाल है, उसका ब्रेक का वक्त होने वाला है, जल्दी से। नहीं, ये बड़े जरूरी सवाल है। अच्छा, ये बड़े ताकि लोगों को भी पता चले। एक तो ये है कि चमन प्लाट है शकील रहमान के पास, हिदायत अली वाली हिकमत अली जो है कि पावर ऑफ अटार्नी थी, फिर मीर शकील रहमान ने मोहम्मद अली के पावर ऑफ अटार्नी के जरिए चमन प्लाट की मुंतकिली के मामला ये, फिर उसके बाद जिस शख्स के पावर ऑफ अटार्नी के जरिए प्लाटों के मालिक बने से जानते नहीं। LDA के कवानीन के मुताबिक 15 प्लाटों से ज़्यादा प्लाट एग्जाम्पशन नहीं किए जा सकते। चमन प्लाट किस तरह एग्जाम्पशन किए गए? चमन प्लाटों के एग्जाम्पशन की मंजूरी इस वक्त के वज़ीर-ए-आला पंजाब नवाज शरीफ साहब ने दी। एग्रीमेंट एग्जाम्पशन पॉलिसी के तहत 70% रकबा LDA को दिया जाता है, इसकी मुंतकली भी मुबैना तौर पर नहीं की गई। मीर शकील रहमान ने 2 कनाल से ज़्यादा गलियों के लिए मुख्तसर राजी भी उनको नवाज दी गई। फिर मीर शकील रहमान ने हिदायत अली वगैरह के पावर ऑफ अटॉर्नी पर तमाम राजी अपने बीवी बच्चों
के नाम फरोख्त कर दी। 54 प्लाटों की बीवी बच्चों के नाम मुंतकिली के दौरान सब रिश्तेदार का मशकूक किरदार सामने आया है, नैब की इन्वेस्टिगेशन। फिर मीर शकील की रहमान की बीवी और बच्चों ने बाद अज़ां तमाम प्लाट मीर शकील रहमान के नाम मुंतकिल कर दिए। ये आपस में ये वही टोपियां घूम रही हैं। मरियम का नाम मुख्तियार आम था, एक शख्स ने दे दिया और जी आप जो मर्जी करें। नैब ने जियो और जंग के मालिक मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये हो गया। 54 प्लाटों पर हासिल करने का जो इल्ज़ाम है। अच्छा, 5 मार्च को 2 घंटे तफ्तीश की गई, लेकिन आज दूसरी बार उनको बुलाया गया, जवाब नहीं दे रहे थे। अच्छा, अदम तामन इनकारी में किया। गैर कानूनी प्लाटों पर मीर शकील ने सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हें धमकियां दी। फिर ये मुलिका गलियों को जो है वो उन्होंने साथ मिला लिया। फिर क्या किया उन्होंने जनाब, तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। फिर क्या किया कि धमकियां देते रहे कि मैं सीधा कर दूंगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर मीर शकील रहमान के 2 घरों की जो पैलेस है वहाँ पे और घर हैं, बिजली गैस पानी के अखराजात कौमी खजाने से अदा किए गए। मीर शकील रहमान मुतमिन नहीं कर सके, इम्कान था कि वो बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। नैब ये कह रहा है इस वजह से और उनकी धमकियों और उनके रवैये की वजह से, बिहेवियर की वजह से, ये जो सारे आपने एसेट सरकारी लगाया ना, उसके बाद एडजस्टमेंट भी की इन्होंने, पैसे कम। फिर अभी जो रजिस्ट्री कराई वहां पर 4-5 करोड़ की कम से कम कनाल 3,90,000 पर कनाल के हिसाब से। पहले भी जो खबरें दी थी वो 100% सही हुई है, मैं मानता हूं, मैं इसकी गवाही दे रहा हूं। लेकिन आज आपने एक और ब्रेकिंग न्यूज दी कि और भी बहुत से केसेस हैं। अभी एफबीआर देख रहा है और कहा जा रहा है एससीसीपी के अंदर कंपनियों की डिटेल नहीं थी, ठीक है, जाली इनका एबीसी और कोटे न्यूज प्रिंट का जो खाए हैं पीछे बहुत सारे खाते हैं। वो जो धमकियां दे रहे हैं ऐसे ही नहीं दे रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने क्या कहा है मीर शकील रहमान के बारे में, और साथ ही वो भी आप याद करेंगे DGISI के हवाले से इन्होंने किस तरह से कैंपेन उनके खिलाफ चलाई थी। ब्रेक के बाद मिलेंगे। अब पता चला बड़े अरसे के बाद मरियम नवाज साहिबा ने खामोशी तोड़ी है और उसके बाद मीडिया में आकर बाकायदा पूरा ये सब कुछ प्लान था, और वो क्या कह रही हैं उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे वो क्या करने वाली है। ज़रा देखिए आज उन्होंने क्या कहा। मैं तो खामोश थी, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आज बोलूँगी तो क्या दिखाएंगे मुझे आप? आपने फरमाया मियाँ साहब का, तो मियाँ साहब को उनकी जो एक मेजर उनकी प्रॉब्लम है, वो उनके दिल की एक शरियान जो है वो 80-90% ब्लॉक्ड है, जिसका इलाज अब होना है। और ये जो मीडिया में बातें आई थी कि वो कह रहे थे कि मैं मरियम के बगैर इलाज नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो बात ये है कि ये कहा जाता है कि मरियम के भाई हैं, फैमिली है जहाँ मियाँ साहब का जो उनकी देखभाल कर रही है। ये बात सच है कि मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह, मेरी एक बहन भी है, और वो दिन रात मियाँ साहब की खिदमत भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं। लेकिन जब आपकी एक से ज़्यादा औलाद होती है बिल्कुल, सब होते हैं, वालिदैन तो एक ही होते हैं ना, वालिद तो एक होता है, और वो जितना मेरे बाकी बहन भाइयों के वालिद हैं उतने वालिद वो मेरे भी हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ जब उनका इतना एक मेजर हार्ट का प्रोसीजर हो रहा हो। तो ये एक बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बाकी कोर्ट के पास है मेरे मामला। जी बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये कोशिश है पार्टी को दोबारा बचाने की, क्या है ये? क्योंकि मोहसिन रांझा जो इनके इतने करीब रहे, जो बड़े डाई हार्ड लोग हैं, वो भी कह रहे हैं जी मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। कोई कह रहा है शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए। पार्टी बिखर रही है। डाहा साहब ने तो कह दिया कि जी बहुत से लोग 15-16 लोग हैं, मैं उनका इजलास बुलाने लगा हूँ, जो कह रहे हैं जी हम आपके साथ हैं। तो ये उसको बचाने की कोशिश है कि नहीं हम हैं, वो खामोशी तोड़ रही हैं, या ये थ्रेट है इदारों को और हुकूमत को कि अगर मुझे बाहर ना जाने दिया तो फिर वही कंटेनर और मैं आ जाऊंगी और फिर इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दूंगी? उसामा साहब, ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी वो इसी तरह से हुई थी। मरियम ने बाकायदा तौर पर अदारों को ये मैसेज पहुँचवाया था, बेतहाशा हुकूमत को ये मैसेज पहुँचवाया था कि अगर उनको बाहर नहीं जाने दिया गया तो उनका ट्विटर बोल पड़ेगा और वो खुद भी बोल पड़ेंगी। वो ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से उनको बाहर जाने दिया जाए और वो बाहर जाकर वो अपने वालिद के पास चली जाएं, जो कि इस गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। ये तो एक चीज़ क्लियर है कि इमरान खान जो थे उनके लिए ये किसी सूरत में पॉसिबल नहीं था
कि वो मरियम को अलाउ करें कि वो बाहर चले जाएँ। वो इससे पहले तो वो अभी तक इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि नवाज शरीफ किस तरह से चले गए और किस तरह से आपने देखा कि वो यहाँ से रेड मफलर पहन कर वो बड़े आराम से फ्लाई किया और वहाँ जाकर अभी तक उनका इलाज स्टार्ट नहीं हुआ और अभी तक वो वहाँ पर ये भी इतलात आ रही हैं कि वो अमेरिकन और ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर वो बंदा जो यहाँ से इलाज करवाने के लिए लंदन गया, जिसके बारे में ये इतलात थी कि अगर उसको लंदन पाकिस्तान से बाहर ना भेजा गया तो उसकी जान को शदीद ख़तरा है, वो वहाँ जाकर ब्रिटिश और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा है कि जनाब किस तरह से मेरे ऊपर केस ख़त्म किए जाएँ और मैं वतन पाकिस्तान वापस जाकर इक़्तिदार संभालूँ। अब मरियम जो है वो भी ये चाह रही थी कि वो भी बाहर जाएँ, वो भी जाकर वो भी अपना हिस्सा डालें, लेकिन गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर रही थी। तो और दूसरा जो अहम एलिमेंट है वो ये है कि पार्टी के अंदर रसाकशी बड़ी क्लियर है। मरियम के ख्वाजा आसिफ के साथ जो इख्तिलाफात हैं, मरियम के शहबाज शरीफ के साथ जो इख्तिलाफात हैं, मरियम के राना तनवीर के साथ जो इख्तिलाफात हैं वो बड़े क्लियर हैं। मरियम से पहले क्यों नहीं एक्टिव हुई? आप देखें एहसन इकबाल बाहर आ गई, शाहिदा खान अब्बासी हैं, आज परवेज़ रशीद को साथ लेके गई हैं। तो वो ग्रुप जो मरियम का ग्रुप था, वो लोग जो मरियम के साथ लॉयल थे, उनकी आज गैदरिंग थी। आज आप देखें तो शहबाज शरीफ ग्रुप का कोई बंदा वहाँ पर नहीं था। कह रहे हैं कि नाराज लोगों से भी मिलेंगी शायद, अब वो एक्टिव हो रही हैं। देखें नाराज लोगों से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये नहीं, लेकिन वो अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। वो शहबाज शरीफ का जो ग्रुप था उसको वीक कर रही हैं। और अब आप देखें वो नवाज शरीफ का जो बयानिया था उस बयानिए को लेके आगे चलने की कोशिश कर रही हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अभी आज उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो आगे बोलेंगी, बात करेंगी मीडिया से, क्या अपना ट्विटर उनका ओपन होगा? तो उन्होंने कहा जो पार्टी की लीडरशिप की जो मर्ज़ी होगी मैं उसको फॉलो करूँगी। अब ये एक मैसेज दे दिया है कि जनाब अगर तो आपने मुझे फ्री हैंड ना दिया, अगर मुझे बाहर जाने की इजाज़त ना दी तो मेरा ट्विटर भी बोल सकता है और मैं ख़ुद भी बाहर निकल सकती हूँ। ये इनफैक्ट एक मैसेज दिया गया है। अब देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो आज धमकी दे दी है। अच्छा असद खरल साहब, मुझे याद आ रहा है कि वो जब वकला तहरीक थी और मियां नवाज शरीफ साहब निकले और उनका जी हवा का रुख बदल गया है, और फिर वो कियानी साहब का किरदार इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ होता रहा, फिर वो रेस्टोरेशन वो इफ्तिखार चौधरी की उसमें फ़ोन, तो कहीं ये तो नहीं कि मरियम इस तरह इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाह रही हैं कि मैं आपको बदनाम करना शुरू कर दूंगी, ये काम आप करवा कर दें, हमें मुझे बाहर जाना है और ये इमरान खान पर दबाव डालें, उसी तरह जिस तरह जरदारी पर डलवाया हमने दबाव, और जिस तरह से हमेशा माजी में ये करते रहे हैं फ़ोन के ज़रिए लोगों को साथ मिलाकर, तो ये उस तरह की एक धमकी है। और क्योंकि अब तो ये और ये कोई इत्तेफाक है कि उसी वक्त उन्होंने कहा कि जी मीर शकील गिरफ्तार करना, ये तो मीडिया पर वार कर दिया इन्होंने, तो ये मिलकर दोबारा तो नहीं अटैक हो जाएगा वही डीजे ऐसी के खिलाफ? मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, सॉरी खैर साहब, आज सुबह मीर शकील रहमान जब नैब के ऑफिस गए, उससे पहले आज मरियम की और उनकी बात हुई है फ़ोन पर, यह भी मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये सारा फिर इसका मतलब है, वो मैं तो देख रहा था कि जिस तरह उनको कवरेज मिल रही थी, बाकायदा वो टोल पर रुकी हुई है। जब मरियम साहिबा के पास ये खबर आई तो उनका फौरी रिएक्शन ये था, ओ माय गॉड, जब उनका ना कि मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आज चुप का रोज़ा जो उन्होंने तोड़ा है वो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के ऊपर था। ये वही नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, जब आपने पता है असम्बली की प्रोसीडिंग चल रही थी, नाम लो, तो चौधरी निसार बात कर रहे थे, उनका जियो बोलो जियो। तो अब मसला ये है कि इनके वालिद ने उनको एक ब्राइब के तौर पर वो सारा फेवर्स और वेवर्स जो दी, ये सारा प्रॉपर्टी, और इनके चचा जो है 2016 में जाके ट्रांजैक्शन वो मुकम्मल हो रही है, जाके 86 से कहानी शुरू हुई। तो अब ये चुप का रोज़ा तो उन्होंने तोड़ दिया। जो आप कह रहे हैं ना कि मरियम साहिबा जिस तरह के पहले आपने कहा, कोशिश तो उनकी बहुत ज़्यादा है, कोशिश कर भी रही हैं, वो खामोश जो है, खुद से आज साफियों ने बड़े सवाल किए कि क्या आप पाबंद सलासल तो नहीं है, आपका कौन सा ऐसा आपके ऊपर कदगन है, आप बोल नहीं रही, आप खामोश है, आप खामोशी और चुप का रोज़ा क्यों नहीं तोड़ रहे? तो उन्होंने कहा जी पार्टी जब ज़रूरत होगी पार्टी को तो मैं हाजिर हूँ, जो भी मेरी खिदमात की जरूरत। ये भी कहा कि चला लोगे जो मैं कहूंगी, वो हालांकि चला रहे थे। मामला ये है कि मरियम साहिबा ने जो आज नारे भी लगवाए कि वोट को इज्जत दो, फिर ये कुछ स्पॉन्सर्ड नारे थे, कुछ मरियम साहिबा की ख्वाहिश थी कि पता नहीं वो एक नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म का नारा और एक मरियम साहिबा
कि अपने हवाले से काफ़ी नारे उनके लगे हैं। तो अब मामला ये है कि मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब उधर से मुख्तलिफ लोगों से रब्ते कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों से भी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी। उधर वो एक ब्लैकमेलिंग के लिए अपना जाल बिछा रहे हैं। मरियम साहबा यहाँ बैठ के जिस तरह डोगर साहब बता रहे हैं, बिल्कुल मीर शकील का इनसे रब्ता हुआ है और पहले भी आपको पता ही है, सारी एक लाइन है एक दूसरे के साथ, ये कनाइमस विद ईच अदर हो रहा था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब वही तो नहीं कहीं होगा, वो डीजे के खिलाफ लेकिन मामला ये है कि फौज के खिलाफ दोबारा तो नहीं होगा। अभी ये आपस में इनकी डिवाइड पड़ी हुई है, आपस के अंदर इंतशार का शिकार है। अब मुझे ये बताएं कि आज जो वोट की इज्जत दो की बात वो कर रही हैं, किस मुंह से वो खैरल साहब, ये वोट को इज्जत, आप तो नोट को इज्जत दे रहे हैं, आप तो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आज ये सीधा सीधा मैसेज है, आप जितने मुझे बाहर जाने दें। मुझे मैसेज जितने कितनी देर से दे रही है मैसेज, ये आज मैसेज पहले तो उन्होंने आज तो सामने आज तो उन्होंने ओपनली कह दिए ना, तो बाहर पहले खामोशी से उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मेरा ट्विटर बोल पड़ेगा अगर मुझे बाहर ना जाने दिया। आज नवाज शरीफ उनके वालिद साहब ने भी यही कहा ना, उनका मैं साफियों को बुला रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंकशाफ कर रहा हूँ, मेरे सीजन में बहुत सारे राज हैं, यही मरियम साहबा कहती हैं। जिन कारकुनों को, जिन पार्टी लीडर्स को इकट्ठा करने का कह रही हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपने तारीख बदल दी है कि मुस्लिम लीग को लोग छोड़कर चले जाते जाता था, तो आज उन्होंने मान लिया कम से कम कि जनाब ये कोई पार्टी उस तरह से नहीं है, इक़्तिदार के सवार होते हैं टांगे में। तो उन्होंने कहा कि सारे आपके रिश्तेदार तो बाहर चले गए और किस तरह छोड़ के जाना होता है। आप तो कारकुनों को भी छोड़ गए, आप तो मुल्क को भी छोड़ गए। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आकर इस पर ही बात करेंगे। और साथ एक और बात आपको बता दूं, शाहिद खान अब्बासी साहब जिनसे मिलने गई थी, उनके खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार है कि चंद सालों में 3 अरब रुपया उनके बेटे के अकाउंट में, बहनोई के अकाउंट में आ कहां से गया। अब इसका भी कह दें कि जनाब ये भी इंतकामी कार्रवाई है। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। नैब रावलपिंडी को ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं अकाउंट्स में। शाहिद खान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 1.25 अरब रुपया आया है जी शाहिद खान अब्बासी के अकाउंट में। इसके साथ इनके साहबजादे हैं अब्दुल्ला खाकान, उनके अकाउंट में 1.423 अरब रुपए मुंतकिल हुए। अब ये रेफरेंस तकरीबन तैयार है। तो असद खरल साहब, ये इस दफ़ा मजबूत है, ये ट्रांजैक्शंस कैसे प्रूव कर सकेंगे, कहाँ से? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस में जा रहा है लगता है। मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद वज़ीर आज़म हों और बेटा जो है उसके अकाउंट्स के अंदर अगर 3 अरब की ट्रांजैक्शन आ रही हैं, तो मुझे ये बताएं उसका अगर नैब सवाल पूछता है या ट्रांजैक्शन ये जो पकड़ी गई हैं, आप इसको आप इंतकामी कार्रवाई तो नहीं कह सकते। यानी ये कैसा काम है कि 3 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में निकल रहे हैं, उस अकाउंट्स को भी आप डिनाई नहीं कर रहे, उन ट्रांजैक्शंस को भी आप डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जनाब ये तो इंतकामी कार्रवाई होगी। तो अगर आपके ये लेजिटिमेट इनकम है, आपकी अगर कानूनी ज़राए से ये आपने 3 अरब बनाया है, तो आप पूरी कौम को, आपके पास तो माशाल्लाह पूरा, जब आप कोर्ट में भी जाते हैं तो मुलजमों को इस तरह हमने देखा नहीं था, लाइव काट आपके होते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाता है, आप बेल पे हैं, आपको अभी इनोसेंट नहीं करार दिया, आप अभी बरी नहीं हुए, लेकिन आप उसी इदारे के कोर्ट के बाहर खड़े होकर, साहब अदालत के बाहर खड़े होकर उस इदारे के ऊपर बैशिंग शुरू कर देते हैं, उस इदारे को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। जो इदारा आपके खाते निकालता है उसको दीवार के साथ लगाने के लिए, उस इदारे को ब्लैकमेल करने के लिए। अब शाहिद खान अब्बासी साहब, आज भी उनके पास फॉरम है मीडिया का, उनके बेटे के पास है, वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कौम को बताएं जनाब ये है 3 अरब रुपया, उससे तो डिनाई नहीं कर रहे, और इसके जरिए हमने ये कारोबार किया, ये उससे प्रॉफिट आया, ये हमने ट्रांजैक्शन है, ये उसके सबूत हैं, पूरी कौम देख लेगी। नैब को बिल्कुल लोग कहेंगे कि बिल्कुल नैब ने जनाब ज्यादती की है, लेकिन आप इसका सवाल का जवाब शकील रहमान की तरह देते नहीं है और आप कहते हैं ये इंतकामी। अच्छा, अभी मुझे ये आपने हर करप्शन के केस को सियासी केस बना दिया है, हर करप्शन के केस को आप इंतकामी कार्रवाई कहते हैं, हर करप्शन के केस को आप जमहूरियत पे हमला कह देते हैं। ऐसे ही है जैसे करप्शन का केस है अभी ये जो फेवर का और ये जो मरात और रायत का और नवाज शहाद का केस जो सामने है शकील रहमान का, अच्छा, वो आप आज़ादी साहब के साथ नथी कर दिया है, आपने उसको जमहूरियत के ऊपर हमला करार दे दिया। आपने जो ये बात की थी ना टूट फूट की और ग्रुप्स की, इसीलिए शायद जब अभी जो पार्लिमानी पार्टी का नूली का इजलास हुआ, ख्वाजा आसिफ भी बैठे थे, शाहिद खान अब्बासी भी बैठे थे,
दोनों के इख्तलाफात हैं, लेकिन साथ इसलिए बिठाया कि शायद मामला कुछ बच जाए। ये बताएं, वो जुमला बड़ा याद आता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, जैसी ताकत में आते गले पड़ जाते हैं। तो ये तो नहीं होगा कि अब मरीम साहिबा जब वो जेल में होती हैं, नवाज शरीफ साहब, तो फिर वो सारा नज़रिया सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर आते हैं तो फिर इदारों के ख़िलाफ़, फिर जजेस के ख़िलाफ़। तो ये किस्सा वहीं तो नहीं दोबारा शुरू होने वाला, ये मरीम ने इशारा दे रही हैं। और लोग अब दोबारा इनको सुनेंगे, या ये एतजाज़ हसन साहब वाली बात है कि ये जायदाद अपनी बचा ली है इन्होंने, पार्टी जाए भाड़ में, या ये बाकी जेन्युइनली पार्टी बचाने? मुझे एक बात बताएं, आज आते सारी आज उन्होंने जो नारे लगवाए वो क्या थे? वो तो यही थे कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो क्या है कि जनाब हम जो मर्जी करते फिरें, हम अदलिया को गालियां दें, हम अदारों को गालियां दें, हम जो मर्जी करें, हमारी मर्जी, हमारी हुकूमत है, हम अदारों को रोन डालें, हम अदारों को तबाह कर दें, कोई हमें पूछे ना। उन्होंने आज बयान कोई दिया है कोर्ट कि हमें सिर्फ एक ही पूछे शख्स ना। को हक है यहाँ वज़ीर आज़म बनने का पाकिस्तान का। उन्होंने बाकायदा नारा लगाया कि नवाज शरीफ, उनका जो मर्जी कर लो, जो भी आप कह लें कि नवाज शरीफ के अलावा कोई वज़ीर आज़म हो ही नहीं सुप्रीम सकता। कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, तो ये तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रही हैं सर। वो तो जिसको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस शख्स को नायल करार ताहयात दे चुकी है, उनकी नजरसानी की अपील भी खत्म हो चुकी। अब वो आप ओपनली एक चैलेंज कर रही है उस इदारे को, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुत क्या बोल रही हैं? आपको याद है बुत हैं, हम इनको निकाल बाहर करेंगे, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तंग कर देंगे, वो सब वो मानते, वो कहते हैं 5 लोग फैसला नहीं कर सकते। उसामा साहब मेरी बात सुने, ये जो जजेस वीडियो स्कैंडल आया था, ये क्या था? उसमें क्या थ्रेड दी जा रही थी? वो सारा कुछ यही था कि जनाब के जजेस को किस तरह से अप्रोच किया गया, और उस जज की वीडियो के ऊपर उसको ब्लैकमेल किया गया, ब्लैकमेल किया गया। ये आज भी मरियम आज भी उसी नैरेटिव पे खड़ी हुई हैं, उसी नैरेटिव पे, वो अपने नैरेटिव से पीछे हटी नहीं है। PMLN के अंदर आज भी एक लड़ाई जारी है। एक नैरेटिव जो है वो है शहबाज शरीफ का, दूसरा नवाज शरीफ और मरियम का। मरियम जो है वो अपने नवाज शरीफ के नैरेटिव को आगे लेके चल रही है, और उनके अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक लावा है, जुडिशरी के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक लावा है। ये जो डॉन 1 आई, डॉन लीग 1 आई, डॉन लीग 2 आई, इस सारी के पीछे मेन रोल कौन था? मरियम थी। किसको बचाते बचाते नवाज शरीफ अपने इक़्तिदार से गए? मरियम को बचाते हुए। तो मरियम, अगर आप ये समझें कि उनको कि वो अदारों के हवाले से उनकी पॉलिसी तब्दील हो गई है, या सोच तब्दील हो गई है, जुडिशरी के हवाले से उनकी सोच तब्दील हो गई है, या मोदी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो ये ऐसी चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही। वो आज भी उसी नैरेटिव पर खड़ी हुई हैं, और आज भी उनका वही नैरेटिव है, वही बयानी है। और आज उनके साथ जो बंदा गया है परवेज रशीद, उससे तो क्लियर हो रहा है कि वो वही टीम है, उसी टीम को मजबूत कर रही है। कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अगर मैं ना गई तो मैं नहीं चाहती कि वो वापस आएँ, उनका इलाज वहाँ पर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि लोग बुला रहे हैं, आपको लगता है मियां नवाज शरीफ वापस, शहबाज शरीफ वापस आएंगे? ये उनके लोग कह रहे हैं, मतलब नून लीग के लोग कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जी वापस आना चाहिए। मोहसिन रांझा साहब मुझे लगता है वो टीवी पर इसीलिए नहीं आ रहे कि वो भी नाराज़ हैं कि जनाब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर हम झक मार रहे हैं कि आप लोगों ने बाहर बैठना है, मरीम को बाहर बुलाना है। उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब को कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि आप वहाँ पर अपना इलाज करवाएं 2 हफ्ते में, और एक्सटेंशन चाहिए तो पंजाब गवर्नमेंट को पास जाएँ। उनके गारंटर बने थे कि अगर ये वापस ना आए तो इनको कौन लेके आएगा? शहबाज शरीफ ने कहा था मैं लेके आऊँगा, मैं गारंटी देता हूँ। नवाज शरीफ तो चले अपना इलाज करवाने गए हैं, झूठा है सच्चा है जो भी है, उसको भी आप उसके मेरिट को एक साइड पे कर दें। शहबाज शरीफ वहाँ पे क्या करें? नवाज शरीफ के दोनों बेटे वहाँ पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ की वालदा वहाँ पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ की बेटी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके समधी वहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के पास वो कौन सी ऐसी मेडिकल की गिरट सिंगी है कि जिसके बगैर नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता? वो वापस आओ भाई, तुम वापस आओ, आकर तुमने कोर्ट में गारंटी दी हुई है, तुम आकर यहाँ पर अपोजिशन संभालो, अपना जो काम है तुम्हारा रोल है वो प्ले करो। तो वहाँ पर क्या उल्टी सीधी टोपियां पहन के वो वहाँ पर बैठे हुए कौम को वहाँ पर बाहर ये लग रहा है कि ये सिर्फ सियासत इसी तरह बयान तक रहनी है। अब देखते हैं कि मरियम का अगला कदम क्या होता है, अगली चाल वो क्या चलती है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।